हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्रेज। अभी तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स पढ़ लिए हैं, इंक्लूडिंग डिटर्मिनर एंड आर्टिकल। और दोस्तों, हम लोग सेंटेंस से रिलेटेड सारी बातें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो भी था कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। और अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं टेंस को पढ़ने के लिए। लेकिन दो टॉपिक उसके साथ और है दोस्तों, जिसे हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, जिसका नाम है फ्रेज और क्लॉज। तो दोस्तों, आज हमारा जैसे कि टॉपिक है फ्रेज, हम लोग फ्रेज क्लियर करेंगे, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो सबसे अवेटेड टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए, वो है टेंस, और उसे हम लोग पढ़ेंगे। और अब हम लोग दोस्तों उसको इतना आसानी से समझ लेंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा। और दोस्तों, हम लोग सभी को समझ के बूझ के इंग्लिश ग्रामर को मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक कि फ्रेज क्या होता है। तो दोस्तों, फ्रेज जैसा कि सेंटेंस में हम लोग डिफाइन किए थे, उस तरह से पहले एक कॉमन डिफिनेशन देते हैं दोस्तों। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यही दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक ग्रुप की बात कर रहा है ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड से ज़्यादा। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि एक वर्ड की बात की जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड हो तो वो नाउन का काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बटा हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कहने का मतलब ये है कि जो एक ग्रुप होगा लेकिन उसमें एक से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, और वो मिलके जिस का काम करेगा वो हम लोग पहले देखेंगे दोस्तों। कि एक ग्रुप हो, सब एक यूनिट की तरह काम करेगा, और उसमें से एक से ज़्यादा वर्ड हो, वो दोस्तों फ्रेज का भी काम करेगा। और दोस्तों, यही एक ग्रुप जो कि क्लॉज का भी काम करेगा, और दोस्तों यही ग्रुप सेंटेंस का भी काम करेगा। लेकिन दोस्तों, तीनों में ये अंतर है कि तीनों अपने अपने डेफिनेशन या कंडीशंस के साथ क्या होगा वही हम लोगों को समझना है। और दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बखूबी हर चीज़ पढ़ लिए हैं दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये अब हम लोग फ्रेज और क्लॉज पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेज को शुरू करते हैं। तो फ्रेज पहले दोस्तों इसका डिफिनेशन कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज देखते हैं दोस्तों कि इसका क्या कंडीशन होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दोस्तों समझ गए हैं कि एक ग्रुप रहेगा, उसमें यानी एक से ज़्यादा होगा तो वो वर्ड्स कहलाएंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा अगर वर्ड्स होते हैं तो वो वर्ड्स यानी कि एक यूनिट की तरह काम करेगा, और वो एक ग्रुप कहलाएगा दोस्तों। दैट makes some sense but not complete sense। ये इसका दोस्तों डिफिनेशन है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग बोले कि एक फ्रेज क्या है, ये तो एक ग्रुप है दोस्तों, किसका, वर्ड्स का, यानी कि 2 वर्ड्स एटलीस्ट रहेगा, एटलीस्ट 2 वर्ड्स, एटलीस्ट 2 वर्ड्स।
उससे कम तो एक वर्ड होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, उससे ज़्यादा रहेगा तभी ग्रुप बनेगा दोस्तों। ये यहाँ तक कॉमन है फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस के लिए। सेंटेंस में हम लोग इसको पहले से डिफाइन किए हुए हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि ये कुछ सम सेंस बनाता है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग मेक्स के जगह गिव्स भी दे सकते हैं दोस्तों। मेक्स गिव्स कर सकते हैं या शोज भी कर सकते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि इसका जो कंडीशन हुआ दोस्तों कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कहलाएगा फ्रेज, लेकिन इसमें कुछ सेंस रहेगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा सेंटेंस के तरह। यही कंडीशन है दोस्तों। तो ये पहला हुआ इसका डिफिनेशन, और इसके डिफिनेशन को बहुत पहले से हम लोग इस तरह से दे रहे हैं कि जिसका डिफिनेशन देना होता है उसको दोस्तों पहले लिखते हैं, या एक तरीके से और आप किसी भी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लोग आज देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो मर्जी हो, चाहे इस तरह से आपके लिए जो इजी हो इस तरह से भी दे सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। तो दूसरे तरीके से किसी भी टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं यहाँ से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस but not complete sense is called a phrase। दोनों में ये अंतर है दोस्तों कि पहले में हम लोग जिसको डिफाइन करना है उसको पहले ले लेते हैं, और दूसरे तरीके में दोस्तों जिसको डिफाइन करना है वो कॉल्ड के साथ बाद में ले लेते हैं। दोनों डिफिनेशन सेम है, बस एक में सिर्फ फ्रेज यूज हुआ है, दूसरे में फ्रेज के साथ दोस्तों ये क्लॉज भी यूज हुआ है। और यही हमारा टॉपिक है कि हम वर्ड के साथ फ्रेज को भी समझें और क्लॉज को भी समझें, और ये सभी जो है किसी सेंटेंस में ही होता है दोस्तों। इसको याद करें तो आप डिफाइन किसी भी चीज़ को, फ्रेज को नहीं, किसी भी चीज़ को या तो शुरू में रख के कर सकते हैं या लास्ट में रख के। ये हो गया दोस्तों, इसका डिफिनेशन समझ गया है। और उसके बाद दो तरीके से किसी भी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो पॉइंट है उसे भी याद करना जरूरी है दोस्तों। इट वर्क्स लाइक वन यूनिट पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेन डिफिनेशन ये है। इसके बाद हम लोग उससे और जनरल इंस्ट्रक्शन या उससे फेमिलियर होने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहने का मतलब है कि एक फ्रेज क्या होगा, ये काम करेगा, जैसे इट वर्क्स, या लिख सकते इट फंक्शंस, या लिख सकते इट एक्ट्स लाइक वन यूनिट, यानी कि एक यूनिट के तरह ये काम करेगा। कहीं पे जैसे अ पेन अ मार्कर बोलते हैं दोस्तों, अगर दो आया टू मार्कर्स, लेकिन ये दोनों मिलके एक यूनिट के तरह काम कर रहा है। एक ज़्यादा अगर एक स्टूडेंट है या एक ज़्यादा स्टूडेंट है तो एक क्लास जो है एक यूनिट के तरह समझा जाता है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा, दो वर्ड्स रहे या दो से ज़्यादा रहे, वो एक यूनिट के तरह काम करेगा। और वो यूनिट क्या होगा दोस्तों, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होगा, जैसे नाउन हो, एडजेक्टिव हो और हो, इस तरह से होगा दोस्तों। किसमें, ये सब एक सेंटेंस में होगा। इंडिविजुअल कहीं पर है वो मीनिंगलेस है, जब वही मीनिंगलेस है कहाँ पे कुछ सेंस रखेगा, लेकिन एक सेंटेंस में कंप्लीट करने के बाद वो पूरा मीनिंग देगा दोस्तों।
एक और पॉइंट है, इसे देख लें दोस्तों। इट हैज नो, नोट नहीं दोस्तों, इट हैज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये दोस्तों एक कॉम्बिनेशन भी नहीं रखता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रखता है, यानी कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और जो फ्रेज कहलाएगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस फॉर्मेट में नहीं रहता है, और ये इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में नहीं रहेगा दोस्तों। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि किस फॉर्म में ये रहता है। तो सबसे पहला अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग सेंटेंस के हेल्प से, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अगर दोस्तों इतना लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ये एक वर्ब है, और यहाँ दोस्तों एक नाउन है। नाउन के बाद जो हम लोग यूज किए हैं वो एडजेक्टिव है, और दोस्तों उसके बाद ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है दोस्तों। तो यहाँ पर तो एक इंडिविजुअली सबको एनालिसिस करते हैं तो सभी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का आ जाता है, लेकिन अगर आप सेंटेंस के रूप में देखें तो ये दोस्तों एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये सभी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहिए या कॉम्प्लीमेंट कहिए ये है दोस्तों। और ये इतना मिलके एक ही यूनिट बनाता है, एक ही यूनिट बनाता है, और इसमें ये नाउन होने के वजह से ये एक नाउन के तरह काम करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, और चूंकि इसमें नाउन है तो ये यूनिट के तरह काम करेगा, लेकिन ये नाउन के जैसा काम करेगा दोस्तों। और इसी के लिए यहाँ पे टाइप्स होता है, वो भी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये नाउन के तरह काम करेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव के तरह काम करेगा तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द मैन इन द ब्लू शर्ट इज माई टीचर। इस तरह से दोस्तों अगर इस सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये द मैन ये भी नाउन है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ये दोस्तों एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक को अगर देखते हैं पूरे को, तो ये नाउन के तरह, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है दोस्तों। और इसमें से कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये अकेले कोई भी मीनिंग नहीं दे सकता है। अगर आप इतना बोलते हैं द मैन इन द ब्लू शर्ट, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई बताता है तो आपको लगेगा कि वो है या नहीं है, नहीं भी रह सकता उसके बारे में। अगर आपको बताता है इज माई टीचर, तो यहाँ पर समझ में सेंटेंस में ही आएगा, तभी ये कंप्लीट सेंस दे पाएगा दोस्तों। इस तरह से इतना जो है एक हम लोगों का यूनिट की तरह काम करता है, और ये सब्जेक्ट बनता है तो वो नाउन है या नाउन के जैसा, यहाँ पे नाउन के जैसा काम कर रहा है दोस्तों। इस तरह से ये भी एक जो है फ्रेज हुआ।
अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। एक और देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। किसी के बारे में अगर इस तरह से सेंटेंस आता है दोस्तों, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो ये नाउन हुआ। और अगर यहाँ से पूरे को एक यूनिट मानते हैं दोस्तों, तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज की तरह काम करता है दोस्तों। और इसमें से 3 वर्ड्स हुए, लेकिन एक और इसमें है कि ये एडजेक्टिव हुआ दोस्तों और ये एडवर्ब होता है। ये हम पहले ही बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको बता दिए। अगर ये इतना को एक पॉइंट मानते, एक यूनिट मानते हैं दोस्तों, तो ये भी एक फ्रेज की तरह काम करता है। और फ्रेज का जो है टाइप्स इसी पर डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअली किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, और जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो काम करेगा, उसका फंक्शन करेगा, वही उसका नाम दिया जाएगा दोस्तों। उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स का समझ में आ जाए कि जो भी हो और एक यूनिट की तरह काम करे, और दोस्तों वह एक फ्रेज कहलाता है। जैसे कि शी स्पीक्स वेरी फास्ट। सिंपल सा सेंटेंस है दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं। शी स्पीक्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है दोस्तों, वो एडवर्ब होता है। ये सब हम बता चुके हैं। और वर्ब एडवर्ब को फिर से अगर उसको एम्फसाइज किया जाता है और एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो वो भी वैसे एडवर्ब ही होता है। और ये एक एडवर्ब और डिग्री होता है जो कि इसको और एम्फसाइज कर देता है दोस्तों, और दोनों मिलके एक यूनिट का काम करता है। और इस यूनिट जो है एडवर्ब का ही काम करता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट का काम करता है, उसके जैसा फंक्शन करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका दोस्तों नाम दिया जाता है। तो आइए अब दोस्तों, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो और ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता हो, तो उसे अगर समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ फ्रेज, अगर इसके टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें से कुछ टाइप तो पढ़ा जाता है और कुछ टाइप्स को ऐसे एक्सटेंड किया जाता है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होता है, लेकिन वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों नाउन फ्रेज। दूसरा टाइप होता है दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा टाइप होता है दोस्तों एडवर्ब फ्रेज। और चौथा टाइप होता है दोस्तों वर्ब फ्रेज। और पांचवा टाइप होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और दोस्तों एक इसके साथ जो इसका टाइप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसे भी क्लियर कर लेना जरूरी हो जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब।
इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसका हम लोग 5 टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद ये जो है फ्रेजल वर्ब, वो फ्रेज का टाइप्स नहीं है, लेकिन इसे भी इसके साथ जो भी कंफ्यूजन या इसमें जो भी कंसेप्ट्स होगा इसे भी हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सिंपल है और जिसे हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं उसे देख लें। तो पहले हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर से वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में एक सिंपल सा हम लोग ये सेंटेंस लेते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट। ये सिंपल सा सेंटेंस है कि वह बाजार जा रहा है। और दोस्तों अगर इस सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोनाउन है और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों मिलके एक ही वर्ब का काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन दोनों मिलके एक यूनिट के तरह काम कर रहा है जो कि वर्ब है। ये एक यूनिट है दोस्तों जो कि वर्ब का काम कर रहा है, जो पहले भी बताया जिसका काम करेगा वो उसका नाम होता है। एक यूनिट के तरह काम कर रहा है दोनों वर्ड्स मिलके, और ये वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, जहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब कोई भी फॉर्म में आता है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैज, हैव, हैड भी आ सकता है। और दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वर और हैज बीन, हैड बीन, ये सब के साथ V3 या V4 रहता है, तो वहाँ पर दोस्तों वो एक वर्ब फ्रेज के तरह काम करता है। तो आप उसको समझ लें कि ये एक वर्ब फ्रेज है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो है टू, जानते हैं कि ये एक प्रेपोजिशन है और दोस्तों एक नाउन है। और टू प्रेपोजिशन का ये है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, ये सब जो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है वो आता है। और दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के दोस्तों ही प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं दोस्तों। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां पर भी आपको प्रेपोजिशन दिखे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो और प्रेपोजिशन से वो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ हो, नाउन, प्रोनाउन या और उसका फ्रेज का जरूरत हो, तो सभी को मिला के दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ एक कंडीशन है दोस्तों कि यही प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज का कोई ये नहीं होता कि किसका काम कर रहा है। ये दोस्तों एक ही इज गोइंग वेयर, और वेयर ये भी बताया कि ऑब्जेक्ट के जगह पे कुछ रख के जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो देखना है कि वो किस चीज़ का जवाब देता है। अगर वो व्हाट और हुम का जवाब दे तो वो ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज वो अदर वर्ड्स में आता है। यहाँ पर अगर मार्केट जा रहा है कि वो पूछेगा कहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग वेयर, तो वह मार्केट जा रहा है। तो जब वेयर का जवाब दे दोस्तों तो वो एडवर्ब होता है, और अगर एडवर्ब का काम करे एक वर्ड तो वो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड्स हो के एडवर्ब का काम करे दोस्तों तो वो हम लोग डिफिनेशन से देखें कि वो एडवर्ब फ्रेज का काम करता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, इसीलिए इसे अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी तरह से ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब ये प्रीपोजिशन के साथ आता हो और वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, जैसे कि अभी हम लोग एक सेंटेंस देखें, द मैन इन द वाइट शर्ट या ब्लू शर्ट, तो द मैन के बारे में जो बताया जा रहा है यहाँ पर देखें दोस्तों,
द मैन इन द ब्लू शर्ट। तो ये जो सेंटेंस देखे दोस्तों, ये एक यहां से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ एक ब्लू शर्ट का आदमी जो है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ दोस्तों। क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ एक और वर्ड जुटा है जो कि दो आ गया, और यही दोस्तों यहाँ पर क्योंकि इस मैन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है दोस्तों। और यहाँ पर ये जाने को लेके एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, इसीलिए ये वर्ब फ्रेज का काम करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये वर्ब जो है, वर्ब फ्रेज सिंपल है। वर्ब के रूप में अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं तो वो वर्ब फ्रेज का काम करता है दोस्तों। और उसी तरह से प्रीपोजिशन के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अगर एक वर्ड आता है तो नाउन प्रोनाउन होगा, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ दो वर्ड्स हो जाता है दोस्तों, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, लेकिन वो या तो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा या एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा दोस्तों। इस तरह से इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम लोगों के लिए या अच्छे बुक्स में सिर्फ 3 टाइप्स दिखते हैं, ये हम मेरा बताने का मकसद था दोस्तों, और ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसे भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही तो हम लोग अगले क्लास से दोस्तों नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या होता है, ताकि आने वाले कंसेप्ट्स में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे दोस्तों। तो बस आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।